स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन सर्कुलर मोशन के बारे में मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। सपोज आपने एक कोई थ्रेड लिया और थ्रेड में आपने एक साइड एक बॉल बांधी या कोई भी एक बॉडी कोई भी चीज बांधी, स्टोन टाइट किया और उसका दूसरा एंड आप अपने हाथ में लेकर अगर उसे घुमाते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, राइट। तो ये सर्कुलर मोशन होता है। अगर कोई एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड इस टाइप से मूव करती है कि उस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा होता है। मेरे कहने मीनिंग है, सपोज ये एक फिक्स पॉइंट है, तो हमने एक कोई स्टोन सपोज एक थ्रेड की हेल्प से बांधा, टाइट किया। सपोज ये स्टोन है, राइट, और ये इस टाइप से रिवॉल्व कर रहा है कि इस स्टोन की जो डिस्टेंस ओ से, इस बॉडी की डिस्टेंस जो ओ से है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है और ये स्ट्रेच रहता है। तो ये कुछ ऐसे रिवॉल्व करेगा। अगर हम देखते हैं ये, तो ये जो पॉइंट है ये इसका सेंटर हो गया और ये हो गई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये सर्कुलर, ये इसकी एक्सिस हो गई, नॉट रोटेशन। इसे हम एक्सिस कहेंगे जिस एक्सिस के अबाउट वो सर्कुलर मोशन में है। ये एक्सिस क्या है? ये एक्सिस एक टाइप से इमेजिनरी लाइन है यहाँ पर, जो कि इसके सेंटर से पास कर रही है और जिस प्लेन में ये बॉडी मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ये, ठीक है। तो ये बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। इसकी जो ये डिस्टेंस है इसे हम रेडियस आर बोलते हैं। तो ये बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ये सर्कुलर मोशन है। अब इसमें हम एक टर्म यूज करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम एक टर्म यूज करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है। अब सपोज ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर ओ और यहाँ पर कोई एक बॉडी है। अब ये पी पॉइंट पर है और सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और किसी टाइम पर ये क्यू पॉइंट पर पहुंच जाती है, राइट। तो जो ये पी से क्यू तक की लेंथ है, ये जो पी से क्यू तक की लेंथ है इसे हम बोलते हैं आर्क। सपोज ये एल लेंथ है, पी से क्यू तक की जो लेंथ है ये आर्क है। सपोज ये एल लेंथ है, राइट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कि अगर कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, तो ये जो इसकी रेडियस है, ये जो लाइन है ओ की, ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस, ये रेडियस होगी। ये जो लाइन ओपी है ये पी से क्यू तक जाने में सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करती है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मतलब अगर कोई एक बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में उसकी जो रेडियस है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करती है या ट्रेस करती है उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगल ट्रेस्ड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, राइट। अब
ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसे हम थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा हो जाएगा, आर्क लेंथ थी एल और रेडियस थी आर, तो एल बाय आर। थीटा की वैल्यू हो जाएगी एल बाय आर। ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ई से क्यू जो आर्क है वो अपॉन रेडियस। अब लेंथ भी अगर मीटर में, रेडियस भी मीटर में, मीटर अपॉन मीटर, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि जो लेंथ और रेडियस है दोनों लेंथ है, तो लेंथ बाय आर हो जाएगा, आर अपॉन रेडियस। जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, राइट, तो उसकी डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर आउटसाइड डायरेक्शन में रहती है। अगर जो भी आपकी कॉपी है उसके प्लेन में कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब पेज के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में जो उसकी डायरेक्शन होगी। और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनवर्ड। जिस प्लेन में बॉडी रिवॉल्व करती है, सर्कुलर पाथ पे घूमती है, उसके परपेंडिकुलर जो है एक्सिस जो है वो डायरेक्शन देगी। एक होता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement is called angular velocity. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. Rate of change of angular displacement is called angular velocity. इससे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये होता है डी थीटा बाई डी टी या थीटा बाई टी। हम इसे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ये भी लिख सकते हैं। ओमेगा ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी हम एंटी क्लॉक, तो आउटसाइड द प्लेन, जिस प्लेन में बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो आउटवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में इनवर्ड डायरेक्शन। ये हम ऐसे मतलब देखते हैं, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ऐसे, तो उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन, और बॉडी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये इनवर्ड डायरेक्शन। अब ओमेगा जो होता है वो होता है डी थीटा बाई डी टी। अगर थीटा टाइम का फंक्शन है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें ओमेगा देगा, या इससे ओमेगा क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिस भी प्लेन में वो रिवॉल्व कर रही है। अब अगर हम देखते हैं, अगर ये बॉडी P से Q की तरफ जा रही है, तो अगर हम P पे देखते हैं तो इसकी टेंजेंट अगर हम ले लेते हैं तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, और इसने v वेलोसिटी से डेल्टा t टाइम में ये जो आर्क है डेल्टा l या l लेंथ
कवर करी, राइट। तो v को हम जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है v हो जाएगी जो उसने लेंथ ली, आर्क लेंथ अपॉन टाइम टेकन। तो आर्क लेंथ डेल्टा एल हो जाएगा v इंटू डेल्टा टी आर्क लेंथ। और जो हमारा ओमेगा था वो था डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा डेल्टा टी, राइट। अब देखिए जो हमारा डेल्टा थीटा का फॉर्मूला था, डेल्टा थीटा मतलब थीटा क्या था, आर्क अपॉन रेडियस डेल्टा एल बाई आर। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू थी ओमेगा टी, तो डेल्टा थीटा हो जाएगा ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी v इंटू डेल्टा टी बाई आर। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो v की वैल्यू हो जाएगी आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v है हमारी टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, आर रेडियस एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, v हो गई लीनियर वेलोसिटी एंड आर रेडियस, राइट। इसमें एक टर्म हम यूज करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। एक्चुअली एंगुलर एक्सीलरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, या इसे लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी ये अल्फा होता है, तो अल्फा की वैल्यू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, ये डी ओमेगा बाई डी टी हम ऐसे लिख सकते हैं। अल्फा को डी ओमेगा बाई डी टी भी लिखते हैं। अगर ओमेगा टाइम का फंक्शन होता है तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें अल्फा देगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अगर थीटा टाइम का फंक्शन है तो इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी हमें देता है ओमेगा, और अगर ओमेगा टाइम का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी हमें देगा अल्फा। इट मीन्स थीटा का फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें देगा ओमेगा और इसका सेकंड डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन हमें देगा अल्फा, राइट। तो एंगुलर एक्सीलरेशन जो होता है अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी। अब देखिए हमारा जो फॉर्मूला आया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर कोई बॉडी आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो आर कांस्टेंट होता है, इसमें जो रेडियस है वो कांस्टेंट होता है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ डी बाई डी टी, हम अगर इसमें टाइम की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई डी टी वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर ओमेगा, राइट। तो dv बाई डी टी हो जाएगा हमारा dv बाई डी टी इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी। dv बाई डी टी होता है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू आर और डी ओमेगा बाई डी टी होता है अल्फा। तो ये होता है हमारा लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है a इज इक्वल टू आर अल्फा।
ए इज इक्वल टू अल्फा आर, ए है लीनियर एक्सीलरेशन, और अल्फा हो गया हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन, राइट। अब एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ, इट मींस वो सर्कुलर पाथ के अराउंड इक्वल टाइम में इक्वल अगर वो डिस्टेंस कवर करती है, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं अगर कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, इट मींस वो इक्वल डिस्टेंस कवर करके जो सर्कमफ्रेंस पे है, सर्कमफ्रेंस पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर वो कवर करती है तो हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सपोज ये कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही है, ये इसका सेंटर हो और यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसका मतलब वो ये जो सर्कमफ्रेंस का लॉन्ग आर्क है, इसके लॉन्ग ये जो डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी। अब देखिए अगर ये बॉडी इसकी रेडियस आर है और वो पी पॉइंट से चलकर पूरा सर्कल, जो सर्कुलर पाथ है इसे फॉलो करते हुए वापस पी पर आती है, तो जितने टाइम में कोई बॉडी एक कंप्लीट सर्कल या ये जो है एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करती है उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि एक बॉडी इस सर्कल के अलाउंग पी से चलकर वापस पी पर पहुंच जाती है, और ये पूरा पाथ फॉलो करते हुए वापस पी पर आते हैं, तो जितने टाइम में वो ये कवर करती है टोटल इसका सर्कुलर जो पाथ है कंप्लीट करती है, उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं और इसकी यूनिट सेकंड होती है, राइट। एक चीज होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई बॉडी एक सेकंड में जितनी बार ये कंप्लीट सर्कल करती है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय द ऑब्जेक्ट on its circular path in a unit time। 1 सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट जितनी बार ये सर्कुलर जो है कंप्लीट करती है, जितनी कंप्लीट करती है जितनी बार, जैसे पी से ये घूमती हुई वापस पी पर आ गई, तो 1 सेकेंड में जितनी बार ये कंप्लीट करेगी वो फ्रीक्वेंसी होगा। इसे हम न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू। और जो न्यू की वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड, 1/टी है टाइम पीरियड। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज, और इसे हम इससे डिनोट करते हैं हर्ट्ज। इसे हम जैसे 1/टी है टी सेकेंड में, तो पर सेकेंड या हर्ट्ज, इससे हम इसकी यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, राइट। अब देखिए होता क्या है कि अगर कोई एक बॉडी एक पॉइंट से जाके पूरा कंप्लीट सर्कल करती है, तो ये जो थीटा होता है ये कितना एंगल कंप्लीट कर रही है, 2 पाई एंगल, 360 डिग्री। वो यहां से गई और ऐसे घूमती हुई वापस यहाँ पर आ गई, तो इसने 2 पाई एंगल कंप्लीट करा, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब जो ओमेगा है, जब उसने कंप्लीट एक ये कंप्लीट सर्कल करा, तो इसने इसकी जो ये जो रेडियस थी ओपी लाइन जो थी यहाँ पे ओ के अलोंग, इसने जो पी है इसने कितना एंगल बनाया, पूरा का पूरा 2 पाई एंगल बनाया। तो ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई, और टाइम कितना लगा एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने में, जो इसका टाइम पीरियड टी है। तो ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी
और 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाता है 2 पाई न्यू। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी तो होता ही है, ओमेगा 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू भी होता है। अब डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है और सेकंड तो रेडियन पर सेकंड। हम इसका जो ये रेडियन पर सेकंड इसकी यूनिट है। अब देखिए हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये बॉडी एन रेवोल्यूशन करती है तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई एंगल, तो एन हो जाएगा 2 पाई एन एंगल, 2 पाई एन एंगल। अभी जो हमने एक अभी एक्सेलेरेशन करा था वो एंगुलर एक्सेलेरेशन करा था। अब देखिए एक होता है, ये तो था एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा, एक होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इसमें एक हम है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखिए कैसा होता है। होता क्या है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रही होती है, घूम रही होती है किसी सर्कुलर पाथ पे लाऊं, ये इसका सेंटर ओ, ये रेडियस आर, सपोज यहाँ पर है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो ये इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी देती है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। सपोज मैं कोई बॉडी यहाँ पर है तो यहाँ पे ये इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगी यहाँ इधर हो जाएगी, या इसके जो एक्सेलरेशन भी होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो इसके अलोंग हो जाएगा, राइट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट भी है तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से कंटिन्यूस इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो उसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे एक होता है स्पीड, एक होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है सिमिलर वे में, अब क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी अगर एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे घूम रही है पर इसके डिफरेंट पॉइंट पर जो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज हो रही होती है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल होता है, क्योंकि इसमें अगर स्पीड कांस्टेंट भी है तब भी इसकी डिफरेंट पॉइंट पे डायरेक्शन डिफरेंट होगी। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम इसे एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होता है, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो उस पर जो एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो होता है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसकी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ये हमेशा अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर एक्ट करता है। तो इसके अलोंग जो होगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो सेंट्रीपिटल होता है वो अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर ऐसे होगा। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसे हम AC से डिनोट करते हैं, और ये अलोंग रेडियस लगता है टुवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती रहती है, राइट, तो उसके रेडियस के अलोंग टुवर्ड्स सेंटर एक्सेलरेशन जो होता है उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और जो टेंजेंट के अलोंग लगता है
उसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये AT होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर को और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसकी टेंजेंट के अलावा। तो पहले हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में जो होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि एक्साइटेड मोशन है, तो एक्सेलरेशन जो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर एक्ट करता है, ठीक है। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है AC, ये होता है ओमेगा स्क्वायर बाय आर, और या सॉरी ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर, इसका जो फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ओमेगा स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। हम इसका अभी ये कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है AC, इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर, क्योंकि V की वैल्यू होती है आर ओमेगा। अगर मैं यहाँ V की वैल्यू आर ओमेगा पुट करूंगा तो ये ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है ओमेगा स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर, राइट। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो होती है वो अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर, ये याद रखेंगे। अब देखिए ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर बाय आर या V स्क्वायर बाय आर, और जो अभी हमने पीछे करा था जब हमने ये लीनियर एक्सेलरेशन ये जो करा था आर अल्फा, ये एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अगर मैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन करता हूँ तो AT का फॉर्म हो जाएगा A इक्वल टू आर अल्फा। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये एक बॉडी है सर्कुलर पाथ पर है, इस पे दोनों एक्सेलरेशन लग रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे लग रहे हैं। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर का अंडर रूट। नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा। अगर मुझे इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो A जो होता है AC वेक्टर प्लस AT वेक्टर, ऐसे करके ये हम लिख सकते हैं। और हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, राइट। इसका मतलब ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, जिसका अल्फा के साथ रिलेशन होता है A इक्वल टू आर अल्फा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC ओमेगा स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर V स्क्वायर बाय आर, वो मेरे मुंह से गलत निकल रहा था। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाय आर। V है हमारी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन होता है। अब देखिए इसका मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है AC V स्क्वायर बाय आर, ये ओमेगा स्क्वायर आर। जो AC होता है AC, इसका एक फॉर्मूला V ओमेगा भी होता है, V ओमेगा। जैसे V होता है आर ओमेगा, अगर मैं AC को ओमेगा इंटू ओमेगा आर लिखूंगा तो ओमेगा आर हो जाएगा V, तो V ओमेगा भी हम इसे लिख सकते हैं, AC V ओमेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा, ये टेंजेंट के नाम लगते हैं सर्कुलर पाथ पे। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है, ये किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम इसकी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसके अलोंग जो एक्सेलरेशन होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, राइट। और क्योंकि AC और AT परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका नेट एक्सेलरेशन A ये हो जाएगा, राइट। अब देखिए केस 1, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, सपोज अगर
कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ पे और उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, इट मींस उसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, ये AT 0 कब होगा? क्योंकि AT होता है हमारा R अल्फा, अल्फा की वैल्यू अगर 0 है तो ये कब हो जाएगा? जब ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट तो डी ओमेगा बाई डी टी 0, अल्फा 0 तो AT 0। अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0 जाएगा, अगर अल्फा 0 है तो AT भी 0 हो जाएगा, राइट? AT 0 तो उसमें उस जो ये बॉडी इसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, राइट? अब अगर इट मींस कि अगर ओमेगा कांस्टेंट तो डी ओमेगा बाई डी टी 0, डी ओमेगा बाई डी टी 0 तो अल्फा 0, अल्फा 0 तो AT होता है R अल्फा, AT भी 0 हो जाएगा, राइट? तो इसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। और अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0, AC की वैल्यू अगर 0 होगी तो इसमें सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है? तो हम ये कहेंगे कि जो बॉडी है वो अलोंग टेंजेंट, जो सर्कुलर पाथ के अलोंग टेंजेंट है उसी के अलोंग एक्सेलरेट हो रही है। अगर कोई बॉडी उसमें AC है तो A जो है उसमें AT होगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब ये हो गया कि जो बॉडी है वो सिर्फ सर्कुलर पाथ की टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेट होगी, राइट? तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में मैं जो थोड़ा सा जो डिफरेंस था कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए, अगर हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा उसमें AC और AT का है। एक क्वेश्चन है, अ मोटर कार ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड, तो हमें इसमें वेलोसिटी दी हुई है मोटर कार की 30 मीटर पर सेकंड। अ मोटर कार ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड ऑन सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस, और ये एक सर्कुलर रोड पे है जिसकी रेडियस में दी हुई है 500 मीटर। इसकी हमें रेडियस दी हुई है 500 मीटर, रेडियस दी हुई है। इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है 80, ये दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसने हमें 80 दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसने एक्सेलरेशन पूछा है, इसका मतलब कि उसने नेट एक्सेलरेशन जो है पूछ रहा है। 80 हमें गिवन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट? V पता है, R पता है, तो V इक्वल टू R ओमेगा, ओमेगा जाएगा, या हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है V स्क्वायर बाय R, राइट? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब 80 की वैल्यू हमें दी हुई है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC ये हो जाएगा हमारा V स्क्वायर बाय R। V था 30 इंटू 30 और R है 500, तो 20 से 20 और ये है 3 3 9/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 5 1 5 4 0 5 8 और 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अंडर रूट ऑफ
80 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1.8 का होल स्क्वायर, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी मैं देख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली ये आ रहा है 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जैसे अगर हम इसे सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये 18 इंटू 18 3.24, तो ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा जो भी। तो ऐसे ये जो है जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है, ठीक है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे होती है तो उसके अंदर दो टाइप का एक्सलेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन और टेंजेंशियल एक्सलेशन। सेंट्रीपिटल एक्सलेशन जो होता है v² बाय r या ω²r, वो लॉन्ग रेडियस टुवर्ड सेंटर लगता है, और जो टेंजेंशियल एक्सलेशन होता है तो जिस पॉइंट पर हम बॉडी होती है उसके अगर हम उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट के लॉन्ग एक्सलेशन होता है वो टेंजेंशियल एक्सलेशन, राइट। मैं एक क्वेश्चन आपको और करके बताता हूँ। सपोज एक क्वेश्चन है, अ स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग। ये ऐसा होगा कि अगर हमने किसी एक थ्रेड पे स्टोन बांधा तो जो और उसे हम घुमाते हैं तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। इसमें जो थ्रेड की लेंथ होगी वो रेडियस बन जाएगी, ठीक है। जो लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो रेडियस की तरह बिहेव करेगी। तो क्वेश्चन था, स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज ड्रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें रेडियस दी हुई है, लेंथ ऑफ जो स्ट्रिंग थी वो रेडियस हो गई 2 मीटर और एक कांस्टेंट स्पीड से जो है घूम रहा है, राइट। तो इसने कहा इफ द स्टोन मेक 10 रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, ये 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है इन 20 सेकेंड। इसका मतलब ये 20 सेकेंड में 10 रेवोल्यूशन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितने करेगा? 1 सेकेंड में करेगा 1 हो जाएगा 10/20, तो 1/2 रेवोल्यूशन, हाफ रेवोल्यूशन जो है करेगा। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 सेकेंड में कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होंगे, 1 सेकेंड में कंप्लीट रेवोल्यूशन वो फ्रीक्वेंसी होता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इसकी, टोटल ड्यूरेशन थे 10 और 20 सेकेंड में, तो 10/20 मतलब 1/2, तो फ्रीक्वेंसी रहेगी 1/2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब इसमें हमसे पूछा कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन। अब देखिए ये कांस्टेंट स्पीड से कर रहा था, तो हम इसमें जो होगा, इसमें ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा घूम रहा था, राइट। तो इसके अंदर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, कांस्टेंट स्पीड थी इसकी, तो इसमें जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। तो ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 आरपीएस। इसका मतलब ये रहेगा कि हमें इसका जो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है। अब मुझे फ्रीक्वेंसी पता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एसी का फॉर्मूला होता है v²/r ओमेगा² r या v²/r। तो ओमेगा²r हमें ओमेगा की वैल्यू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता है, तो ओमेगा हो जाएगा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पुट करता हूँ तो हो जाएगा r इंटू
2 पाई न्यू का होल स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इंटू आर। अब देखिए 4 कॉन्स्टेंट, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 1/2 और आपको रेडियस भी पता है, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है, मैं ठीक से लिख देता हूँ। शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, 1 मिनट। और देखिए इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब फोर्स जो होती है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर है और उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इट मींस उस पर एक फोर्स भी लग रही है। एक्सीलरेशन फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो हम इसमें एक टर्म यूज करेंगे, एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट, एक टर्म हम यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो था वो कैसे लग रहा था? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लग रहा था कि अगर ये कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर है, राइट, वो अभी इस पॉइंट पर है, ये सेंटर ओ, तो सेंट्रीपिटल टूवर्ड्स रेडियस, सॉरी टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस, ये कोई पी पॉइंट पर थी, तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रही थी अलोंग रेडियस टूवर्ड सेंटर लग रही थी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो था, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन जो था वो अलोंग रेडियस टूवर्ड सेंटर लग रहा था। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसमें एक फोर्स लगती है जो कि उस बॉडी को अंदर की साइड खींचने की कोशिश करती है। और ये जो फोर्स लगी है अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस पे जो फोर्स लगेगी ये सेंट्रीपिटल फोर्स लग गया, ये अंदर को लग रही है, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? हम ये भी कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी को, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उस बॉडी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए जो फोर्स लगती है और जिसकी डायरेक्शन अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर होती है, वो या उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में बनाए रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है जो कि अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर लगती है। देखिए किसी बॉडी का जो नेचुरल पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ है तो उस पर फोर्स लग रही है जो उसकी डायरेक्शन को कंटिन्यू चेंज कर रही है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर लगती है। तो जो अब हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था AC, वो था v²/r, यह था ω²r। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स ये हो जाएगी मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसे हम लिख सकते हैं mv²/r या mr⍵²। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। ये टूवर्ड सेंटर अलोंग रेडियस टूवर्ड सेंटर लगती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये इस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे बनाए रखती है। सर्कुलर पाथ पे बनाए रखती है क्योंकि आप एक थ्रेड लीजिए, उसके अंदर एक स्टोन बांधिए, उसे आप घुमाएंगे, जब व्हील करेंगे तो सर्कुलर पाथ पे घूमते रहेगी। अगर सपोज आप उसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं, अगर आप उसे घुमाते हैं तो थ्रेड में एक टेंशन डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर आप घुमाते घुमाते उस थ्रेड को छोड़ देते हैं तो जिस पॉइंट पर आप छोड़ेंगे बॉडी उस टाइम पर सर्कल के जिस पॉइंट पर होगी वो उसी के अलोंग
जो उसके टेंजेंट के लॉन्ग सीधे स्ट्रेट लाइन पाथ पे चली जाएगी। इट मीन्स वो सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि थ्रेड को आपने पकड़ा हुआ था, उससे आप घुमा रहे थे, तो उस थ्रेड में टेंशन डेवलप हो गई थी, राइट। तो आपने उसे पकड़ा हुआ था, इसलिए वो सर्कुलर पाथ पे बनी रही। जैसे ही आप छोड़ देते हैं तो बॉडी उस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक टाइप से जिस भी पॉइंट पर थी उसकी टेंजेंट के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाती है, अगर आप उस थ्रेड को छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह था कि क्योंकि आपने उसे पकड़ा हुआ था तो इस वजह से वो सर्कुलर पाथ पर घूम रही थी। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, इससे हमें जो पता चलता है कि बॉडी को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए, मींस सर्कुलर पाथ को बनाए रखने के लिए उस थ्रेड को आपने पकड़ा हुआ था, राइट। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है तो जो फोर्स उसे सर्कुलर पाथ पे बनाए रखती है और जिसकी डायरेक्शन अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर होती है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इट मींस सर्कुलर पाथ बनाए रखने के लिए जो फोर्स जरूरी होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर होती है, ठीक है। अब इसमें हम एक और फोर्स होती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है कि कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी की जो नेचुरल पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ, राइट। इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे थी तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है जो उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे बनाए रखती है। अब एक्चुअली होता क्या है कि इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डेवलप हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जब कोई बॉडी एक्चुअली में किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है, घूम रही होती है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगती है जो कि उस बॉडी के नेचुरल पाथ को रिगेन करने की कोशिश करती है। उस बॉडी के नेचुरल जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसे रिगेन करने की कोशिश कर रही होती है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट मींस कि वो सर्कुलर पाथ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, बाहर की डायरेक्शन में लगने की कोशिश, मतलब निकालने की कोशिश करती है। तो अगर ये एक बॉडी है और ये सॉरी ये एक सर्कुलर पाथ है और ये कोई एक बॉडी है और ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो तो लगती है टुवर्ड्स सेंटर, अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर। इसके अपोजिट डायरेक्शन में इट मींस इस बॉडी को इसके सर्कुलर पाथ से बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए जो फोर्स लगती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। तो ये भी अलोंग रेडियस लगती है पर सेंटर से दूर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन रहती है, राइट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जब कोई बॉडी एक्चुअली में सर्कुलर पाथ पे घूम रही होती है तो उसकी टेंडेंसी होती है कि वो अपने नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ को रिगेन करे। तो जो फोर्स उसके बॉडी के नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ को रिगेन करने के लिए लगती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ये अलोंग रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है, ये अलोंग रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है, ठीक है। तो एक टाइप से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो मैग्नीट्यूड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वली होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड में सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वली होती है, बस दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये एक ही अलोंग रेडियस होती है, रेडियस के अलोंग ही लगती है। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो हमारा एग्जांपल है, जब ये
आप एक स्टोन को अगर थ्रेड से लेकर बांध के घुमाते हैं, राइट, जब उसे घुमा रहे होते हैं तो बॉडी जो है अपने नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाने की कोशिश करती है। अगर आप उस स्टोन को घुमाते घुमाते छोड़ते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो है उस पर चली जाती है। तो जिस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ से बाहर चली गई, जिस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ से बाहर चली गई, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये लगती है। तो जब हमने उसे पकड़ा हुआ था, थ्रेड में टेंशन थी, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा था, जो स्टोन था, थ्रेड आपने पकड़ा हुआ था, उसमें टेंशन थी, ठीक है। तो जो फोर्स उस स्टोन को सर्कुलर पाथ पे बनाए रख रही थी वो थी सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी सर्कुलर पाथ से वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो आपको ये कंसेप्ट जो है शायद समझ में आ गया होगा। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है या जो भी बुक है, आप उसमें ये सर्कुलर मोशन का जो थ्योरी दिया हुआ है, वो जो थ्योरी दी हुई है आप उसे रीड करेंगे तो ये सब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो भी बुक आपके पास है आप उसे रीड कीजिए तो वो थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि ये इतना जो कंसेप्ट मैंने बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।